अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं होता, कभी कभी वो हमारे दिमाग के अंदर भी होता है। वो डर, वो आदतें, वो गलत फैसले जिन्हें हम समझ नहीं पाते, पर जो हमारी पूरी जिंदगी को चलाते रहते हैं। और सच ये है, तुम्हारे दिमाग में ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें तुमने कभी जाना ही नहीं। आज तुम उन दरवाजों को खोलने वाले हो जहां सोच पैदा होती है, जहां भावनाएं जन्म लेती हैं और जहां से तुम्हारी पूरी जिंदगी कंट्रोल होती है, बिना तुम्हारी इजाजत के। अगर तुम तैयार हो अपने ही दिमाग की उस गहराई में उतरने के लिए जहां सच्चाई थोड़ी डरावनी पर बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मनोविज्ञान क्या है। क्या आपने कभी सोचा है, मैं जैसा सोचता हूं वैसा क्यों सोचता हूं? या एक जैसी स्थिति में दो लोगों का रिएक्शन इतना अलग क्यों होता है? अगर आपके मन में कभी भी ऐसा सवाल आया है तो आप मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की दुनिया में पहला कदम रख चुके हैं। साल 1879। जर्मनी के एक शहर लाइप्जिग में एक आदमी अपनी लैब में बैठा हुआ था। उसका नाम था विल्हेम वुंट। वुंट कुछ अजीब सा काम कर रहा था। वो इंसानों के दिमाग को मापने की कोशिश कर रहा था। उस समय लोग सोचते थे कि दिमाग और भावना को मापा ही नहीं जा सकता, लेकिन वुंट को विश्वास था, अगर दिल की धड़कन मापी जा सकती है तो सोच भी मापी जा सकती है। और इसी सोच के साथ मनोविज्ञान एक विज्ञान की तरह जन्म लेता है। वुंट ने एक बहुत साधारण सा टेस्ट बनाया। एक लाइट जलती थी और सामने बैठा इंसान बटन दबाता था। बस इतना सा टेस्ट, लेकिन इस टेस्ट ने एक बड़ा राज खोला। इंसानी दिमाग को समझा और मापा जा सकता है, यानी हमारा सोचना भी एक पैटर्न फॉलो करता है। क्या है साइकोलॉजी? मन की भाषा में साइकोलॉजी का मतलब है दिमाग का मैनुअल। ये बताती है हम कैसे सोचते हैं, हम क्यों डरते, खुश या गुस्सा होते हैं, हमारा व्यवहार कैसे बनता है, हमारी पसंद नापसंद कहां से आती है, हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं। साइकोलॉजी कोई भारी भरकम किताब नहीं है, ये आपकी जिंदगी समझने का नक्शा है। अब सवाल ये उठता है, अगर दिमाग एक मशीन है तो उसे चलाने वाले नियम कौन से हैं? लोग एक ही बात पर अलग अलग प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? कोई जल्दी डर जाता है और कोई बिल्कुल शांत रहता है। क्यों? साइकोलॉजी 4 मुख्य हिस्सों पर काम करती है। सोच, आप क्या सोचते हैं। व्यवहार, आप क्या करते हैं। भावनाएं, आप क्या महसूस करते हैं। स्थिति, एनवायरनमेंट, आप किस माहौल में हैं। इन चारों को समझना मतलब है अपनी पूरी जिंदगी को समझ लेना, क्योंकि इनसे तय होता है आपका आत्मविश्वास, आपके रिश्ते, आपके फैसले, आपकी सफलता और आपकी पहचान। साइकोलॉजी आपको एक बड़ी ताकत देती है, खुद को समझने की ताकत और दूसरों को पढ़ने की क्षमता। जितना ज्यादा आप अपने मन को समझेंगे, उतना ज्यादा आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हमारा व्यवहार हम खुद बनाते हैं या ये किसी छिपे हुए नियम से कंट्रोल होता है? क्या हमारी आदतें, हमारा डर, हमारी पसंद, ये सब पहले से प्रोग्राम होती हैं? अगला चैप्टर इस राज को खोलेगा, व्यवहार का विज्ञान, जहां पावलोव और स्किनर बताएंगे कि इंसान को ट्रिगर और रिवॉर्ड कैसे कंट्रोल करते हैं। क्या आपने नोटिस किया है, कभी कभी हम कुछ काम सोचे बिना कर देते हैं, जैसे फोन उठते ही सोशल मीडिया खोल लेना या सुबह अलार्म बजते ही स्नूज दबा देना। ये सब आदत नहीं, दिमाग के अंदर चल रहे एक प्रोग्राम का हिस्सा है। आज हम उसी प्रोग्राम का राज खोलेंगे। साल 1900 के आसपास इवान पावलोव नाम का एक वैज्ञानिक कुत्तों पर रिसर्च कर रहा था। वो रोज कुत्ते के सामने खाना रखता था और कुत्ता देखते ही लार टपकाने लगता था। एक दिन पावलोव ने खाना देने से पहले 1 घंटी बजाई। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन उसने बस घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, लेकिन कुत्ता फिर भी लार टपकाने लगा। इससे पावलोव ने खोजा, इंसान और जानवर दोनों ही संकेतों और ट्रिगर से सीखे हुए प्रतिक्रिया देते हैं, यानी हमारा दिमाग हर चीज को जोड़कर याद रखता है। घंटी, खाना और फोन नोटिफिकेशन, खुशी
या पढ़ाई की किताब, बोरियत, सब सीखा हुआ है। अब सोचिए, अगर एक कुत्ता सिर्फ घंटी सुनकर रिएक्ट कर सकता है तो इंसान तो बहुत आगे है। शायद हमारे बहुत सारे डर, आदतें और रिएक्शन भी किसी पुराने ट्रिगर से जुड़े हों। वैल्यू 1, क्लासिकल कंडीशनिंग को लाइफ में समझो। किसी ने बचपन में डांटा, यानी आज पब्लिक स्पीकिंग का डर। बचपन में तारीफ मिली, यानी आज वही काम करने में खुशी। चाय की खुशबू, यानी आराम का एहसास। फोन वाइब्रेशन, यानी अचानक एक्साइटमेंट। हमारी जिंदगी सीखी हुई प्रतिक्रियाओं से भरी है। कहानी 2, स्किनर का बॉक्स। पावलोव के बाद आते हैं BF, स्किनर। स्किनर ने एक बॉक्स बनाया जिसे कहा गया स्किनर बॉक्स। उसके अंदर एक चूहा होता था। चूहा एक लीवर दबाता तो उसे खाना मिलता। कुछ ही दिनों में चूहा बार बार लीवर दबाने लगता। फिर स्किनर ने खाना देना बंद कर दिया। चूहा लीवर दबाता रहा पर खाना नहीं आया। धीरे धीरे चूहा रुक गया। स्किनर ने दुनिया को समझाया, हमारा व्यवहार रिवॉर्ड और पनिशमेंट से बनता है। वैल्यू 2, ऑपरेंट कंडीशनिंग आपकी जिंदगी में। किसी काम से आपको तारीफ मिली, यानी आदत बन गई। किसी काम पर डांट मिली, यानी वही काम अवॉइड। मोबाइल गेम में जीत, यानी डोपामीन रिवॉर्ड। जिम जाने पर अच्छा महसूस होना, यानी हैबिट लूप। हर व्यवहार रिवॉर्ड ढूंढता है। जहां रिवॉर्ड है वहां आदत बनती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मेरी सबसे मजबूत आदतें भी सिर्फ रिवॉर्ड और ट्रिगर से बनी हैं? अगर हां, तो क्या उन्हें तोड़ा भी जा सकता है? बिहेवियर फॉर्मूला 3 स्टेप में पूरी जिंदगी। ट्रिगर, संकेत, एक्शन, आपका व्यवहार, रिवॉर्ड, दिमाग को मिलने वाली खुशी। ये 3 चीजें मिलकर आपकी हर आदत, हर प्रतिक्रिया, यहां तक कि आपकी पर्सनालिटी तक बनाती है। ट्रिगर, स्ट्रेस, एक्शन, ओवरथिंकिंग। रिवॉर्ड, दिमाग को टेम्पररी कंट्रोल का एहसास। ट्रिगर, नोटिफिकेशन, एक्शन, फोन खोलना। रिवॉर्ड, डोपामीन, छोटी खुशी। ट्रिगर, दुख, एक्शन, कंफर्ट फूड। रिवॉर्ड, मन को राहत। बिहेवियर हमेशा किसी न किसी रिवॉर्ड की तलाश में होता है। अगर बिहेवियर सीखा हुआ है तो इसका मतलब ये भी है इसे फिर से सीखा जा सकता है। आप चाहें तो अपनी आदतें बदल सकते हैं। आप चाहें तो खुद को नया वर्जन बना सकते हैं। और यही साइकोलॉजी की असली ताकत है। अब सबसे बड़ा सवाल, हमारी सोच को कौन कंट्रोल करता है? क्या हमारे विचार भी सीखे हुए हैं या कुछ चीजें छुपकर हमारे फैसलों को चलाती हैं? अगला चैप्टर इसी रहस्य को खोलेगा। चैप्टर 3, द अनकॉन्शियस माइंड, जहां फ्रॉइड बताएंगे कि हमारी पर्सनालिटी अंदर ही अंदर कैसे बनती है और क्यों हम कभी कभी वही करते हैं जिसे हम खुद भी नहीं समझ पाते। क्या कभी आपने कहा है, मुझे पता है ये गलत है फिर भी मैं कर रहा हूं, या मुझे खुद भी नहीं पता मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? ये आपकी गलती नहीं है, ये काम करता है अवचेतन मन, यानी अनकॉन्शियस माइंड। आज हम इस दिमाग के सबसे रहस्यमय हिस्से का ताला खोलेंगे। साल था 1890। ऑस्ट्रिया में रहने वाले एक डॉक्टर थे, सिगमंड फ्रायड। उनके पास रोज ऐसे मरीज आते थे जो कहते थे, डॉक्टर, मेरे साथ कुछ अजीब होता है, मुझे पता ही नहीं चलता और मैं कुछ कर बैठता हूं। कई लोग रोते थे, कई डरते थे, कई को अपने ही विचारों पर भरोसा नहीं रहता था। फ्रायड ने इन लोगों का इलाज करते करते एक ऐसी चीज खोजी जिसने पूरी दुनिया बदल दी। हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा हमारे दिमाग के उस हिस्से से चलती है जिसे हम देख भी नहीं सकते। इसे कहा गया अवचेतन मन। फ्रायड कहते थे, अगर चेतन मन, जैसे आप अभी सुन रहे हैं, एक छोटी आग है, तो अवचेतन मन उसके पीछे छिपा पूरा जंगल है। जो फैसला आप 1 सेकंड में लेते हो वो असल में पलक झपकते ही अवचेतन मन पहले से तय कर चुका होता है। तो क्या हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं या सिर्फ अपने दिमाग के छुपे आदेशों को फॉलो करते हैं? वैल्यू 1, अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है? अवचेतन मन आपकी 90% सोच को कंट्रोल करता है, आपकी पसंद नापसंद बनाता है, आपकी आदतें तय करता है, डर और इच्छा दोनों बनाता है, और आपकी पर्सनालिटी गहराई से शेप करता है। यानी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में नहीं, आपके अवचेतन के हाथ में है। अब सवाल है, अवचेतन मन फैसले कैसे लेता है? इसकी भाषा क्या है और क्या हम इसे बदल सकते हैं?
इसके लिए फ्रायड ने एक मॉडल बनाया जो आपके अंदर चल रहे छिपे युद्ध को समझाता है। वैल्यू 2, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। फ्रॉइड का मॉडल। 1, आईडी, आपका जंगली रूप। आईडी मतलब वो हिस्सा जो सिर्फ चाहता है, तुरंत चाहिए, बिना सोचे चाहिए। ये बच्चे की तरह होता है। उदाहरण, अभी जंक फूड खाना है, अभी फोन खोलना है, अभी गुस्सा निकालना है। ये आपके अंदर हमेशा सक्रिय रहता है। 2, सुपर ईगो, आपका आदर्श रूप। ये सीखता है समाज, परिवार और नियमों से। ये कहता है, ऐसे मत बोलो, ये गलत है, ये काम ठीक नहीं है। ये आपका नैतिक कंपास है। 3, ईगो, आपका असली आप। ईगो बीच में फंसा होता है। एक तरफ आईडी कहता है ये करो, दूसरी तरफ सुपर ईगो कहता है ये मत करो। ईगो फैसला लेता है कि क्या करना है और कैसे करना है। ये तीनों अंदर हर समय एक शांत युद्ध लड़ते रहते हैं। वैल्यू 3, ये संघर्ष आपकी जिंदगी कैसे चलाता है। उदाहरण 1, डाइट तोड़ना। आईडी, बर्गर खा ले, मजा आएगा। सुपर ईगो, डाइट मत खराब कर, ये गलत है। ईगो, चल सिर्फ एक बाइट ले ले। उदाहरण 2, रिलेशनशिप में गुस्सा। आइड, अभी बोल दे, चिल्ला। सुपर ईगो, शांत रहो, ये सही नहीं। ईगो, थोड़ा काल्मली बोलते हैं। उदाहरण 3, करियर का डर। आइड, नौकरी छोड़ दे, रिस्क ले। सुपर ईगो, स्टेबिलिटी चाहिए, रिस्क मत ले। ईगो, थोड़ा सोचना पड़ेगा। हर दिन आपके अंदर यही तीनों लड़ाई लड़ते हैं। आपका व्यवहार इसी लड़ाई का परिणाम है। अगर आप ये समझ गए कि आपके अंदर कौन बोल रहा है, आईडी, ईगो या सुपर ईगो, तो आप अपनी सोच को समझना शुरू कर देंगे। और जब सोच नियंत्रण में आती है तो व्यवहार भी बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हम सोचते हैं कि हम तर्क से निर्णय लेते हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या हमारा दिमाग ज्यादा गलत फैसले लेता है? क्या हम डेली लाइफ में सोचते से ज्यादा भ्रम, बायस में रहते हैं? अगला चैप्टर बताएगा। चैप्टर 4, सोच का खेल, मेमोरी और बायस, जहां आप जानेंगे कि दिमाग कैसे आपको रोज धोखा देता है और क्यों समझदार लोग भी गलत फैसले ले लेते हैं। यार, कभी कभी ना हम सोचते हैं कि मैं तो बहुत समझदार हूं, मेरे फैसले हमेशा सही होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हमारा दिमाग रोज हमें चुपचाप धोखा देता है, और मजे की बात, हमें पता भी नहीं चलता। आज बात करेंगे इसी धोखे की, जिसे कहते हैं मेमोरी और कॉग्निटिव बायस। एक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज मिलर। उन्होंने दिमाग की एक ऐसी कमी बताई जिससे आज भी पूरा न्यूरोसाइंस हिल जाता है। मिलर कहते थे, इंसान का दिमाग एक समय में सिर्फ 7 चीजें ही याद रख सकता है, 8 से ज्यादा नहीं। +2 या -2। मतलब हम एक छोटी सी सोच की थैली लेकर घूमते हैं, और उसी में जो आता है वही हम दुनिया समझ लेते हैं। अब सोचो, अगर हमारी सोच की थैली इतनी छोटी है तो गलत फैसले होना तो तय है ना। तो असली सवाल यह है, हम गलत सोचते क्यों हैं, गलत फैसले क्यों लेते हैं, और दिमाग हमें धोखा कैसे देता है? इसका जवाब देता है दुनिया के सबसे बड़े थॉट एक्सपर्ट डैनियल कानमैन। वैल्यू 1, कॉग्निटिव बायस। क्या होता है? बायस मतलब दिमाग का शॉर्टकट। दिमाग हर बात को गहराई से नहीं सोच सकता, क्योंकि उसकी एनर्जी लिमिटेड होती है। इसलिए वो जल्दी जल्दी फैसले लेने के लिए शॉर्टकट बना लेता है। लेकिन ये शॉर्टकट अक्सर गलत साबित होते हैं। चलो अब देखते हैं दिमाग कौन कौन से कॉमन धोखे देता है जो हम रोज की जिंदगी में देखते हैं पर पहचान नहीं पाते। ये सुनकर आपको लगेगा, ओह, तो ये मैं हर दिन करता हूं। वैल्यू 2 से 3 सबसे कॉमन कॉग्निटिव बायस। 1, कंफर्मेशन बायस। ये सबसे डेंजरस है। इसमें दिमाग वही बातें ढूंढता है जो उसे पहले से सही लगती हैं। उदाहरण, अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहता है, आप उसके हर काम में बुरा ही ढूंढेंगे। अगर आप सोचते हैं कि स्टॉक गिरने वाला है, आप सिर्फ नकारात्मक न्यूज ही खोजोगे। दिमाग कहता है जो मैं सोचता हूं वही सही है, और इसी से गलत फैसले शुरू होते हैं। 2, अवेलेबिलिटी बायस। इसमें दिमाग वही चीज ज्यादा सच मान लेता है जो उसे आसानी से याद आ जाती है। उदाहरण, प्लेन क्रैश का एक वायरल वीडियो देखने के बाद आपको लगता है फ्लाइंग डेंजरस है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। न्यूज में क्राइम ज्यादा दिखे तो लगता है क्राइम बढ़ गया। दिमाग कहता है
जो दिख रहा है वही सच्चाई है। 3. ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ये वो बायस है जो सबसे इंटेलिजेंट लोग भी करते हैं। ये कहता है, मुझे पता है, मैं गलत हो ही नहीं सकता। उदाहरण, लोग बिना जानकारी के पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, बिना रिसर्च के बिजनेस डिसीजंस, बिना सोचे रिलेशनशिप्स में कदम। ओवर कॉन्फिडेंस गलत फैसलों का सबसे बड़ा कारण है। वैल्यू 3. मेमोरी की सच्चाई। मेमोरी वैसी नहीं होती जैसे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग। वो बदलती रहती है, टूटी फूटी होती है, और आपका दिमाग कई बार कहानी मिलाकर नई यादें बना देता है। इसीलिए कई बार आपको लगता है कि आपने कुछ कहा था, लेकिन असल में आपने कहा ही नहीं होता। दिमाग एडिट कर देता है। जब आप ये समझ लेते हो कि दिमाग कहाँ कहाँ गलती करता है, तो आपकी सोच साफ हो जाती है। आप फैसले बेहतर लेते हो, आप कम इंपल्सिव बनते हो, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले लेते हो। लेकिन एक चीज अभी बाकी है। अगर दिमाग इतनी गलतियां करता है, तो फिर हम अपनी जिंदगी का मीनिंग कैसे ढूंढते हैं? हम मोटिवेशन कहां से लाते हैं? हम क्यों कुछ कामों के लिए जान लगा देते हैं और कुछ से तुरंत इंटरेस्ट खो देते हैं? इसका जवाब है चैप्टर 5, इंसानी जरूरतें और जीवन का अर्थ, जहां आप जानोगे कि इंसान आखिर किस चीज से चलता है और उसी से आपकी पूरी जिंदगी का पर्पस जुड़ा होता है। यार, कभी कभी ना लगता है कि मैं जिंदगी में क्या चाहता हूं, और कई बार यह भी लगता है मैं मेहनत तो कर रहा हूं, पर किस लिए? अगर ये सवाल कभी भी आपके मन में आए हों, तो आज का चैप्टर आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इंसान की जरूरतों और जिंदगी के अर्थ की। एक मनोवैज्ञानिक थे, अब्राहम मैस्लो। उन्होंने एक बहुत सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट दिया, जिसे कहते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स। सोचो, एक पिरामिड है, और इस पिरामिड के हर लेवल पर हमारी अलग अलग जरूरतें रखी हुई हैं, और इंसान हमेशा इस पिरामिड पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। वैल्यू 1, मास्लो की 5 जरूरतें। एक बुनियादी जरूरतें, ये सबसे नीचे हैं, जैसे खाना, पानी, नींद, सुरक्षा। अगर ये पूरी नहीं होंगी तो इंसान कोई बड़ा सपना नहीं देख सकता। 2, सुरक्षा, घर, नौकरी, पैसा, स्थिरता। इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहता है। 3, प्यार और अपनापन, लव एंड बिलोंगिंग, दोस्त, परिवार, रिश्ते, समाज में जगह। ये नहीं होगा तो इंसान अंदर से टूट जाता है। 4, सम्मान, सेल्फ एस्टीम, लोगों का सम्मान, अपने काम की कद्र और खुद को लेकर गर्व का एहसास। 5, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये पिरामिड का सबसे ऊपर का हिस्सा है। मतलब, मैं वो बन जाऊं जिसके योग्य मैं अंदर से खुद को महसूस करता हूं। यही असली ग्रोथ है। पर एक सवाल है, अगर ये सब इतना सिंपल है, तो फिर इतने लोग अंदर से खाली, थके हुए और हर दिन कंफ्यूज्ड क्यों रहते हैं? इसका जवाब दूसरे लेजेंड के पास था, विक्टर फ्रैंकल। स्टोरी पार्ट 2, विक्टर फ्रैंकल का असली मीनिंग। विक्टर फ्रैंकल एक डॉक्टर थे जिन्होंने अपना जीवन का बड़ा हिस्सा दूसरों की मदद में बिताया, लेकिन उनकी जिंदगी में वह पल आया जिसने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। वो दुनिया के सबसे क्रूर जगहों में से एक, नाजी कैंप में कैद थे। मौत हर तरफ थी, लोग टूट रहे थे, उम्मीद खत्म हो रही थी। लेकिन फ्रैंकल ने वहां एक बड़ी सच्चाई देखी। कठिन हालात लोगों को नहीं तोड़ते, बल्कि उनका मीनिंग तोड़ता है। जो लोग किसी कारण, किसी मकसद या किसी उम्मीद के लिए जी रहे थे, वो सबसे खराब परिस्थितियों में भी टिके रहे। और जिनके पास जीवन का कोई अर्थ नहीं था, वे अंदर से हार गए। वैल्यू 2, मीनिंग की ताकत। फ्रैंकल कहते हैं, जिसके जीवन में क्यों होता है, वो हर कैसे को सह सकता है। मतलब, अगर आपके पास कोई मकसद है, कोई रीजन है जीने का, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर लेंगे। कोई भी दर्द, कोई भी स्ट्रगल, कोई भी नुकसान आपको तोड़ नहीं सकता। वैल्यू 3, मीनिंग कैसे मिलता है। फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान 3 तरीकों से अपनी जिंदगी का अर्थ खोजता है। 1, किसी काम से वर्क और पर्पस, कुछ ऐसा करना जो दुनिया को, किसी इंसान को या खुद को बेहतर बनाए। 2, किसी इंसान से लव, किसी अपने के लिए कुछ करना, उसके लिए जीना, उसकी जिम्मेदारी उठाना। 3, किसी दर्द को समझकर
सफरिंग को अर्थ देना, दर्द से भागना नहीं बल्कि उसे एक मीनिंग देना। ये मुझे मजबूत बना रहा है। यही मीनिंग इंसान को अंदर से अटूट बना देता है। मास्लो हमें बताता है कि इंसान क्या क्या चाहता है और फ्रैंकल हमें बताता है कि इंसान क्यों चाहता है। दोनों मिलकर हमें यह समझाते हैं, खुश वही है जो अपनी जरूरतों को समझता है और अपने जीवन के अर्थ को पकड़ लेता है। और जब ये दोनों मिलता है तो जिंदगी बदल जाती है। लेकिन अभी एक बड़ी चीज बाकी है। अगर जरूरतें और मीनिंग हमारी जिंदगी चलाते हैं तो फिर हमारी पर्सनालिटी कैसे बनती है? क्यों एक इंसान शांत होता है और दूसरा गुस्सैल? क्यों कोई रिस्क लेता है और कोई डर कर पीछे हट जाता है? अगला चैप्टर यही खोलता है। चैप्टर 6, पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस, जहां हम जानेंगे कि इंसान की असली पहचान कैसे बनती है और वो अंदर से कैसा इंसान बन जाता है। यार, ये बात आपने जरूर नोटिस की होगी। दो लोग एक जैसी स्थिति में होते हैं लेकिन उनका रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। कोई जल्दी घबरा जाता है, कोई शांत रहता है, कोई रिस्क ले लेता है और कोई वही रिस्क सुनकर डर जाता है। क्यों? क्या यह किस्मत है या पर्सनालिटी पहले से सेट होती है? आज हम बात करेंगे उसी की, पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस की असली कहानी। स्टोरी पार्ट 1, रेमंड कैटल का सवाल। एक समय मनोविज्ञान में बड़ा कंफ्यूजन था। अक्ल क्या होती है? क्या एक ही तरह की इंटेलिजेंस होती है या इंसान कई तरह से स्मार्ट हो सकता है? इसी सवाल को लेकर वैज्ञानिक रेमंड कैटल ने पूरी जिंदगी रिसर्च की और फिर उन्होंने दुनिया को एक बड़ी खोज दी। इंटेलिजेंस दो तरह की होती है। ये बात सुनकर पूरा मनोविज्ञान बदल गया। वैल्यू 1, दो तरह की इंटेलिजेंस। 1, फ्लूइड इंटेलिजेंस, जन्म से मिलने वाली बुद्धि। ये वो स्मार्टनेस है जो आप जल्दी जल्दी नई चीजें सीखने में दिखाते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक, फास्ट थिंकिंग, ये सब फ्लूइड इंटेलिजेंस है। ये उम्र के साथ धीरे धीरे कम होती है पर शुरुआत में सबसे तेज होती है। जैसे कोई दोस्त जल्दी कोड सीख लेता है, कोई मैथ्स की प्रॉब्लम देखते ही समझ जाता है, कोई नए आइडिया तुरंत पकड़ लेता है। ये नेचुरल एबिलिटी की तरह काम करती है। 2, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, जीवन से मिलने वाली बुद्धि। ये वो नॉलेज है जो आप अनुभव से, गलतियों से, लोगों से और जीवन के तजुर्बे से सीखते हो। जैसे बिजनेस समझ, लोगों की साइकोलॉजी, स्ट्रीट स्मार्टनेस, काम करने की समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये उम्र के साथ बढ़ती जाती है। यही वजह है कि कई बार एक सिंपल आदमी भी जिंदगी में बड़े फैसले परफेक्ट ले लेता है, क्योंकि उसकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बहुत मजबूत होती है। अब दिमाग तो समझ गए, पर पर्सनालिटी कैसे बनती है? क्यों दो लोग एक ही इंटेलिजेंस के बावजूद अलग अलग जीवन जीते हैं? इसका जवाब दूसरे मनोवैज्ञानिक ने दिया, डेविड मैक्लेलैंड। स्टोरी पार्ट 2, मैक्लेलैंड का पर्सनैलिटी कोड। मैक्लेलैंड ने हजारों लोगों को ऑब्जर्व किया, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, लीडर्स, ऑर्डिनरी लोग। उन्होंने एक कॉमन चीज खोजी। हर इंसान के अंदर 3 हिडन ड्राइव्स होते हैं जो उसकी पूरी पर्सनैलिटी को चलाते हैं, और इन ड्राइव्स को समझकर आप अंदाजा लगा सकते हो व्यक्ति क्या करेगा, कैसे सोचेगा और किस तरह से सक्सेस पाएगा। वैल्यू 2, पर्सनालिटी के 3 हिडन मोटिव्स। 1, अचीवमेंट। कुछ लोग हर काम में जीतने की भावना रखते हैं। उन्हें चैलेंज पसंद होता है। उन्हें अच्छा लगता है जब वो खुद को प्रूव करें। ऐसे लोग लक्ष्य सेट करते हैं, मेजरेबल प्रोग्रेस ढूंढते हैं, छोटे छोटे जीतों से मोटिवेट होते हैं। ये लोग ग्रोथ के पीछे भागते हैं। 2, पावर। कुछ लोग दुनिया में असर रखना चाहते हैं। उनका ड्राइव होता है लोगों को डायरेक्शन देना, आगे बढ़ाना या बड़ा इन्फ्लुएंस बनाना। ऐसे लोग लीडरशिप रोल में शाइन करते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, टीम को डायरेक्शन दे सकते हैं। इनका मकसद कंट्रोल नहीं, इन्फ्लुएंस होता है। 3, एफिलिएशन, रिश्ते, बिलोंगिंग। ये वे लोग होते हैं जो कनेक्शन, प्यार और रिश्तों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। इनके लिए दोस्ती, परिवार, टीम, हार्मनी सबसे बड़ी ताकत होती है। ये लोग लोगों को खुश देखना चाहते हैं और अर्नेस्टली रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते हैं। वैल्यू 3, पर्सनालिटी कैसे बनती है?
पर्सनैलिटी कोई रहस्य नहीं है। ये 3 चीजें मिलकर बनती हैं। 1. आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस, फ्लूइड प्लस क्रिस्टलाइज्ड। 2. आपकी अपब्रिंगिंग, घर, माहौल, चाइल्डहुड। 3. आपके अंदर का डोमिनेंट इमोटिव, अचीवमेंट, पावर, एफिलेशन। इन तीनों का मिक्स बता देता है कि आप किस तरह के इंसान बनेंगे। अगर कोई ज्यादा अचीवमेंट फोकस्ड है तो वो हर छोटी चीज में परफॉर्मेंस ढूंढेगा। अगर कोई पावर ड्राइन है तो वो नेचुरली लोगों को गाइड करेगा, लीड करेगा। और अगर कोई अफिलिएशन ड्रिवन है तो वो हर सिचुएशन में हार्मनी खोजेगा। इन ड्राइव्स को समझकर आप खुद को भी पढ़ सकते हैं और दूसरों को भी। पर्सनैलिटी समझना मतलब है अपने दिमाग के हिडन सेटिंग्स को समझ लेना। और जब आपको पता चल जाए कि आप कैसे सोचते हो, क्यों सोचते हो और किस मोटिव से चलते हो, तो आप अपनी जिंदगी और ज्यादा आसान, साफ और पावरफुल बना सकते हो। लेकिन एक बड़ी बात अभी बाकी है। पर्सनालिटी तो समझ में आ गई, अब एक और चीज है जो इंसान को बदल देती है। समाज, लोग, भीड़ का दबाव, पावर का असर और स्थितियां जो इंसान को बदल देती हैं। अगला चैप्टर खोलेगा ये राज। चैप्टर 7, सोसाइटी की ताकत, कन्फॉर्मिटी, ओबीडियंस, पावर। जहां आप देखोगे कि साधारण लोग भी कैसे गलत फैसले ले लेते हैं जब माहौल बदल जाता है। दोस्तों, कभी सोचा है हम वो काम क्यों कर देते हैं जो हम अकेले में कभी नहीं करते? जैसे भीड़ में होकर अलग सोचना मुश्किल लगता है, बॉस कुछ कह दे तो ना बोलना भारी लगता है, और माहौल बदलते ही इंसान का स्वभाव भी बदल जाता है। क्या ये सिर्फ दबाव है या इंसान के अंदर कोई सोशल बटन लगा हुआ है जो माहौल से कंट्रोल होता है? आज हम इसी हिडन सिस्टम का राज खोलेंगे। 1950 के आसपास एक मनोवैज्ञानिक थे, सोलोमन एश। उन्होंने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसके नतीजों ने पूरी साइकोलॉजी बदल दी। उन्होंने एक कमरे में कुछ लोगों को बैठाया, साबुन, पानी, कुछ नहीं, बस एक कार्ड जिस पर 3 लाइनें बनी थीं। सबसे आसान सवाल, इन 3 लाइनों में से कौन सी लाइन सबसे लंबी है? जवाब इतना आसान था कि बच्चा भी बता दे। लेकिन ऐश ने एक ट्विस्ट रखा। सबके बीच सिर्फ एक व्यक्ति असली था, बाकी सब एक्सपेरिमेंट के एक्टर्स। एक्टर्स जानबूझकर गलत जवाब देते थे, और वो जो अकेला असली इंसान था वो एक्टर्स को देख देख कर सीधा साधा गलत जवाब देने लगता था। क्यों? क्योंकि वो अकेला नहीं दिखना चाहता था। ऐश ने दुनिया को बताया, बहुत से लोग सच देखकर भी भीड़ की वजह से गलत को सही बोल देते हैं। इसे कहते हैं कन्फॉर्मिटी। अब बात सोचने की है, अगर साधारण सा सवाल भीड़ बदल दे तो बड़ी चीजों में इंसान क्या क्या कर सकता है? इसका जवाब बताता है अगला शॉक, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। स्टोरी पार्ट 2, मिलग्राम की ओबीडियंस की सच्चाई। 1960 के दशक में स्टैनली मिलग्राम ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसके नतीजे सुनकर आप दंग रह जाओगे। एक्सपेरिमेंट सिंपल था। एक आदमी मशीन के पास बैठता था। मशीन पर कई बटन थे। हर बटन दबाने पर सामने बैठा व्यक्ति झटका लगने की आवाज निकालता था। असल में झटका नहीं लग रहा था, बस एक्ट था। लेकिन मशीन के पास बैठा व्यक्ति ये नहीं जानता था। एक्सपेरिमेंट का नेता कहता था, कृपया बटन दबाते रहिए, ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। और लोग बटन दबाते गए, यहां तक कि तीव्र झटका देने वाला बटन भी दबा दिया, सिर्फ इसलिए कि एक अथॉरिटी ने कहा था। मिलग्राम की खोज। अधिकतर लोग सही जानते हुए भी अथॉरिटी के सामने गलत काम कर देते हैं। इसे कहते हैं ओबीडियंस टू अथॉरिटी। अब सोचो, भीड़ हमें बदल देती है, अथॉरिटी हमें झुका देती है। क्या माहौल इंसान को इतना बदल सकता है कि वो अपनी वैल्यूज तक भूल जाए? इसका सबसे बड़ा सबूत है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। स्टोरी पार्ट 3, जिम्बार्डो का प्रिजन एक्सपेरिमेंट। 1971 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो ने एक बेसमेंट को नकली जेल में बदल दिया। स्टूडेंट्स को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, कुछ गार्ड और कुछ प्रिजनर। पहले दिन सब नॉर्मल था, लेकिन तीसरे दिन सब कुछ बदल गया। गार्ड बन चुके स्टूडेंट्स वास्तविक गार्ड्स की तरह पावर दिखाने लगे। उन्होंने प्रिजनर्स को तंग करना शुरू कर दिया, ऊपर से रूल्स बनाना शुरू कर दिए,
और प्रिजनर्स डरने लगे, टूटने लगे। इन सभी को पता था कि ये सिर्फ रोल प्ले है, लेकिन रोल्स ने उनकी पर्सनालिटी बदल दी। जिम्बार्डो ने कहा, सिचुएशन इतनी ताकतवर हो सकती है कि अच्छे लोग भी बुरे काम कर देते हैं। इसे कहते हैं पावर ऑफ सिचुएशन। वैल्यू लाइफ में कैसे दिखता है? ऑफिस में टॉक्सिक कल्चर हो तो अच्छे लोग भी गलत रिस्पॉन्स देने लगते हैं। क्राउड में एग्रेशन बढ़ता है तो लोग खुद को खो देते हैं। किसी दोस्त ग्रुप की सोच अलग हो तो इंसान अपनी राय बदल लेता है। अथॉरिटी कुछ कह दे तो लोग सोचते बिना मान जाते हैं। ये इंसान की कमजोरी नहीं, ये सोशल साइकोलॉजी का असर है। अगर आप ये समझ गए कि भीड़ आपको कैसे इन्फ्लुएंस करती है, अथॉरिटी आपको कैसे कंट्रोल करती है और स्थिति आपकी पर्सनालिटी कैसे बदल सकती है, तो आप एक ऐसा इंसान बन जाते हैं जिसे मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है। आप अपने फैसले खुद लेते हो, आप अपने वैल्यूज पर टिके रहते हो और आप माहौल से ऊपर उठकर सोचते हो। यही असली मेंटल स्ट्रेंथ है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कंफॉर्मिटी, ओबीडियंस और पावर समझ आए? अब सवाल यह है, ये सब हमारे बचपन से कैसे जुड़ता है? क्यों कुछ लोग इनर वुंड्स के साथ बड़े होते हैं? क्यों बचपन की सोच पूरी उम्र साथ चलती है? चैप्टर 8, इंसान कैसे बढ़ता है, जहां आप समझोगे कि बचपन का अनुभव आपका पूरा एडल्टहुड कैसे शेप करता है। यार, ये बात आपने जरूर महसूस की होगी। कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं लेकिन इमोशनल लेवल पर बहुत कमजोर। कुछ लोग प्रैक्टिकल बहुत होते हैं लेकिन रिश्तों में जल्दी टूट जाते हैं। क्या ये सब उम्र बढ़ने से आता है या ये बचपन से शुरू होता है? आज हम जानेंगे इंसान कैसे सीखता है, कैसे बढ़ता है और क्यों बचपन की बातें पूरी जिंदगी साथ चलती हैं। स्टोरी पार्ट 1, जीन पियाजे और बच्चे की सोच। एक समय में सबको लगता था कि बच्चा बस छोटा इंसान होता है, मतलब उसकी सोच भी बस छोटे लेवल की ही होती होगी। लेकिन एक वैज्ञानिक थे, जीन पियाजे। उन्होंने बच्चों से घंटों बातें की, उन्हें खेलते देखा, उनके सवालों को समझा और उन्हें एक बड़ी चीज समझ आई। बच्चा छोटा इंसान नहीं होता, उसका दिमाग पूरी तरह अलग तरीके से सोचता है। पियाजे ने कहा, इंसान का दिमाग 4 स्टेज में बढ़ता है। 1, सेंसोरी मोटर 0 से 2 साल। बच्चा दुनिया को छूकर, पकड़कर, छककर सीखता है। उसे बस अब में जीना आता है। उसके लिए चीज दिखना और अस्तित्व में होना। इसीलिए जब आप खिलौना छिपाते हो तो उसे लगता है खिलौना खत्म हो गया। 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल। बच्चा कल्पना से भरा होता है पर लॉजिक कम होता है। वो अपने नजरिए से दुनिया को देखता है। अगर सूरज आंख मार दे तो बच्चा मान लेगा कि सूरज दोस्ती कर रहा है। 3, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल। अब बच्चे की सोच प्रैक्टिकल होती है। वो लॉजिक समझने लगता है, गिनती, समय, नियम सब समझ आता है। 4, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 साल के बाद। अब इंसान एब्स्ट्रैक्शंस, डीप थिंकिंग, फ्यूचर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी समझता है। यहीं से असली सोचने की क्षमता विकसित होती है। अब सवाल यह है, अगर सोच और समझ तो दिमाग की ग्रोथ से आती है, तो रिश्तों में कमजोर या मजबूत होना कहां से आता है? क्यों कुछ लोग प्यार में बहुत सिक्योर होते हैं और कुछ बहुत इनसिक्योर? इसका जवाब आता है अटैचमेंट थ्योरी। स्टोरी पार्ट 2, बोल्बी का बचपन का रहस्य। एक मनोवैज्ञानिक थे, जॉन बोल्बी। उन्होंने हजारों बच्चों को देखा, उनकी मांओं से रिलेशन देखा और एक शॉकिंग सच खोजा। इंसान अपने रिश्तों का तरीका बचपन में सीख जाता है। कैसा प्यार मिला, कैसी सुरक्षा मिली, कैसा अपनापन मिला, ये सब मिलकर इंसान का पूरी उम्र का रिलेशनशिप पैटर्न बना देता है। वैल्यू 2, अटैचमेंट के 3 प्रकार। 1, सिक्योर अटैचमेंट। ये बच्चे प्यार पाए होते हैं। उन्हें पता होता है कि कोई उनका ख्याल रखता है, वो अकेले नहीं हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। बड़े होकर ये लोग हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाते हैं, ट्रस्ट करते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। इनकी इमोशनल फाउंडेशन मजबूत होती है। 2, एंग्शियस अटैचमेंट। बचपन में प्यार तो मिलता है लेकिन कभी मिलता है कभी नहीं। कभी अटेंशन मिलता है, कभी इग्नोर कर दिया जाता है।
इसलिए ये बच्चे बड़े होकर हर बात पर ओवरथिंक करते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं, रिश्तों में क्लिंगी हो जाते हैं, बार बार रीअश्योरेंस चाहते हैं। इनके मन में हमेशा डर होता है, कहीं ये मुझे छोड़ ना दे। 3. अवॉइडेंट अटैचमेंट। इन बच्चों को बचपन में इमोशनल सपोर्ट बहुत कम मिला होता है, इसीलिए ये सीख जाते हैं किसी पर भरोसा मत करो, सब खुद संभालो। बड़े होकर ये लोग इमोशंस अवॉइड करते हैं, ट्रस्ट करने में दिक्कत होती है, रिश्तों में डिस्टेंस रखते हैं, फ्रीडम ज्यादा पसंद करते हैं, बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर बहुत अकेले होते हैं। वैल्यू 3. अटैचमेंट लाइफ में कैसे दिखता है। जो बच्चा सुरक्षित प्यार पाता है वो बड़ा होकर सिक्योर रहता है। जिसे मिला जुला प्यार मिलता है वो रिलेशनशिप्स में हमेशा एंग्जाइटी फील करता है। जिसे प्यार कम मिला वो लोगों को अंदर आने नहीं देता। ये पैटर्न्स बहुत गहरे होते हैं और मजे की बात, अधिकतर लोग इन पैटर्न्स को खुद नहीं पहचान पाते। जब आप ये समझ जाते हो कि आपकी सोच कैसे बढ़ती है, पियाजेट, आपका बिहेवियर कैसे बनता है, अटैचमेंट और आपका इमोशनल सिस्टम कहां से आया है, तो आप खुद को अंदर से समझने लगते हो। और जो इंसान खुद को समझ ले उसकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। अब एक बड़ा सवाल बाकी है। आपने समझा कि दिमाग कैसे बढ़ता है, पर्सनैलिटी कैसे बनती है और रिश्ते कैसे शेप होते हैं, लेकिन अभी एक चीज बाकी है। हम अपनी जिंदगी का मीनिंग और अपने दर्द का पर्पोज कैसे बनाते हैं। अगला अध्याय बताएगा माइंडसेट, ग्रोथ और सेल्फ मास्टरी, जहां आपके पूरे साइकोलॉजी जर्नी का मकसद एक जगह पर जुड़ जाएगा। दोस्तों सोचो, हमने दिमाग को समझा, व्यवहार को समझा, भावनाओं को समझा, रिश्तों को समझा। अब असली सवाल यह है, इन सब का फायदा हमें कैसे मिलेगा, हम अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। यही है इस अंतिम चैप्टर का मकसद। देख, जब इंसान अपने दिमाग, सोच, भावनाएं और रिश्तों को समझ लेता है तो उसके पास एक सुपर पावर आ जाती है, सेल्फ मास्टरी, यानी खुद पर काबू। और जो इंसान खुद पर काबू पाले उसे दुनिया नहीं हिला पाती। पार्ट 1, माइंडसेट, सोच की असली ताकत। माइंडसेट वो लेंस है जिससे आप पूरी दुनिया देखते हो। अगर लेंस साफ है तो हर चीज साफ दिखेगी। अगर लेंस धुंधला है तो हर चीज उल्टी सीधी लगेगी। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं ऐसा ही हूं, बदल नहीं सकता। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं प्रैक्टिस करूंगा और बदल जाऊंगा। साइकोलॉजी आपको ग्रोथ माइंडसेट देती है, क्योंकि जब आप समझ जाते हो कि बिहेवियर सीखा गया है, बायसेस सुधारे जा सकते हैं और हैबिट्स बदली जा सकती हैं, तो आप खुद को अपग्रेड करना शुरू कर देते हो। अब अगला सवाल यह है, जिंदगी में ग्रोथ कैसे आती है? क्या पढ़ाई से, प्रैक्टिस से या कुछ और गहरा है? इसका जवाब साइकोलॉजी ने बहुत पहले दे दिया था। पार्ट 2, ग्रोथ। कैसे बढ़ते हैं हम? ग्रोथ कभी एकदम से नहीं होती, ये 3 छोटे छोटे कदमों से बनती है। 1, अवेयरनेस। पहला कदम है ये जानना कि आप अभी कहां खड़े हो, आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आपकी सोच कैसी है, क्या डरता है, क्या एक्साइट करता है। 2, एक्शन। जान लिया, काफी नहीं, अच्छी आदतें लगाना, गलत पैटर्न बदलना, डिसीजन लेना, ये ग्रोथ की असली शुरुआत है। 3, कंसिस्टेंसी, सबसे बड़ा हिस्सा। डूइंग द राइट थिंग बार बार, हर दिन, चाहे मन हो या ना हो, ये तीनों मिलकर इंसान को नई वर्जन में बदल देते हैं। पार्ट 3, सेल्फ मास्टरी, खुद पर जीत। सेल्फ मास्टरी का मतलब सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, इसका मतलब है अपने सोचने, महसूस करने और रिएक्ट करने पर कंट्रोल। सेल्फ मास्टरी की 3 कुंजियां। 1, इमोशन कंट्रोल, गुस्सा, दुख, डर, इनको दबाना नहीं, समझना और संभालना होता है। 2, थॉट कंट्रोल, हर विचार सच नहीं होता, बायसेस को पहचानना और सही सोच बनाना, यही असली मैच्योरिटी है। 3, बिहेवियर कंट्रोल, हैबिट्स को चुनो, एनवायरनमेंट को सेट करो और दिमाग को ट्रेन करो कि वो आपकी डायरेक्शन में चले। जो इंसान ये तीनों कर ले वो किसी भी फील्ड में आगे निकल जाता है। अगर पूरी साइकोलॉजी को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, आप वही बनते हो जिसे आप बार बार सोचते, महसूस करते और करते हो। इसलिए अपनी सोच चुनो, अपनी भावनाएं समझो,
और अपने व्यवहार को सही दिशा दो। बस यही आपकी जिंदगी बदलने का असली रास्ता है। देख भाई, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट नहीं है, ये आपके दिमाग का नक्शा है। अगर आपको ये नक्शा समझ आ गया तो जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आप खोओगे नहीं। आप देख पाओगे कहाँ गलत आदतें रोक रही हैं, कहाँ भावनाएं आपको पकड़ रही हैं, कहाँ एनवायरनमेंट आपको बदल रहा है और कहाँ आपका माइंडसेट आपको रोक रहा है। सेल्फ मास्टरी कोई एक दिन का खेल नहीं, पर यह जर्नी जरूर है और आपने आज ये जर्नी शुरू कर दी है। दोस्तों, अगर तुम यहां तक सुनकर पहुंचे हो तो एक बात साफ है, तुम अपनी जिंदगी को समझना चाहते हो और उसे बेहतर बनाना चाहते हो। और सच कहूं, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी भर भागते रहते हैं लेकिन रुककर खुद को समझते नहीं। पर तुमने ये कदम उठाया है और ये बहुत बड़ी बात है। साइकोलॉजी की ये पूरी जर्नी तुम्हें एक ही जगह लेकर आती है। खुद को जानो, खुद पर काम करो और खुद के सबसे मजबूत वर्जन बनो। क्योंकि जब इंसान अपने दिमाग को समझ लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर आज की ये ऑडियो बुक तुम्हें थोड़ी भी क्लैरिटी, करेज या अलग सोच दे पाई हो तो बस यही मेरी जीत है। और हाँ, अगर तुम ऐसी डीप, पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स हर दिन सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही कहानियां, ऐसी ही सीखें और ऐसी ही पावरफुल जर्नीज नियमित रूप से लेकर आता रहूंगा। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि आज के किस हिस्से ने तुम्हें सबसे ज्यादा छुआ। और अगर तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो याद रखना, तुम आज से एक मजबूत इंसान बनने की तरफ बढ़ चुके हो। धन्यवाद और मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में।